जय हिंद। आज हम आपको बताएंगे कि 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम देश रहा और वैसे में नए नए कर लगाते थे अंग्रेज, नए नए नियम लाते थे और बहुत सारे अत्याचार करते थे भारतीयों पे। तो भारत के लोग उसका विरोध भी करते थे। तभी 1857 के समय एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। ये लगभग उत्तर भारत में हुआ था विद्रोह पूरा। तो इस विद्रोह में इतना ज्यादा अंग्रेजों को नुकसान हुआ कि अंग्रेज डर गए और उन्होंने ऐसे ही विद्रोह आगे ना हो इसके लिए उन्होंने एक संस्था बनाई जिसकी स्थापना 25 दिसंबर 1885 को की। उसी का नाम कांग्रेस था और इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। फिर ये संस्था जो बनी, इससे भारत के सभी नेता बड़े बड़े जुड़ने लगे और इस संस्था को बनाने का मेन उद्देश्य अंग्रेजों का यह था कि ये जो संस्था थी कांग्रेस, यह संस्था हर साल एक अधिवेशन करेगी और वह अधिवेशन में भारत की जितनी समस्याएं होंगी भारत के लोगों की, उन सभी समस्याओं को डिस्कस किया जाएगा और उनमें से एक दो जो प्रमुख समस्याएं होंगी उनका अंग्रेज निवारण करेंगे। इसलिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य ये था, अंग्रेजों ने इसको अपने फायदे के लिए किया था, ना कि हमारे फायदे के लिए, जबकि बाद में ये अपने फायदे के लिए सिद्ध हो गई थी। फिर 1919 में ब्रिटेन से एक अधिनियम आया जिसको भारत शासन अधिनियम कहते थे। 1919 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में बताया गया कि 10 वर्ष बाद, मतलब 1919 के 10 वर्ष बाद 1929 में एक संवैधानिक आयोग बनाया जाएगा ब्रिटेन में। वह आयोग भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगा। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। और ब्रिटेन में एक आयोग की स्थापना की जाएगी और वो आयोग भारत आएगा और भारत के लिए एक संविधान बनाएगा, एक नियम कानून का पूरा एक विस्तृत ब्यौरा तैयार करेगा। फिर क्या हुआ? 8 नवंबर 1927, मतलब 1919 के जस्ट 8 साल बाद, बनना था 10 साल बाद, लेकिन 8 ही साल में साइमन कमीशन नाम का एक आयोग बना दिया ब्रिटेन में। इस साइमन कमीशन में 7 ब्रिटिश सदस्य थे, 60 ब्रिटिश अधिकारी थे जो इस आयोग में शामिल थे। तो अब ये ब्रिटिश अधिकारी फरवरी 1928 में भारत में आ गए। क्यों आए थे? भारत में कानून बनाने के लिए, कि भारत के लिए एक संविधान तैयार करेंगे। अब जैसे ही साइमन कमीशन भारत में आया तो इसका पूरी तरह से विरोध होने लगा। भारत में बहुत विरोध हुआ साइमन कमीशन का। क्यों विरोध हो रहा था भारत में? भारत में विरोध इसलिए हो रहा था कि ब्रिटेन से भारत के लिए संविधान बनाया जाएगा, मतलब अपने देश में संविधान ब्रिटेन बना रहा था, क्योंकि हम लोग गुलाम थे उस समय, हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनी थे, उपनिवेश था। और विरोध का एक मुख्य कारण यह था कि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं है, कोई भी सदस्य भारत का नहीं है। 7 सदस्य कहां के हैं? ब्रिटेन के। 7 सदस्य ब्रिटेन के हैं। फिर क्या हुआ? तो इसका भारत में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। पूरे भारत में साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, इस तरह की क्रांति विद्रोह चल रहा था पूरे भारत में। फिर उसी समय लाहौर में, पंजाब प्रांत की राजधानी थी उस समय लाहौर में
विद्रोह हो रहा था। तो लाहौर में विद्रोह की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे लाला लाजपत राय, और ये काफी समय वृद्ध थे। ये गरम दल के नेता भी रह चुके थे कांग्रेस के। कांग्रेस जो थी ये संस्था, ये आगे चल के आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि इसके दो भाग बढ़ चुके थे, गरम दल था, एक नरम दल था। तो ये लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे और ये काफी वृद्ध हो चुके थे जब ये साइमन कमीशन भारत आया था। लगभग इनकी उम्र 70-75 साल होगी। फिर अब जब विरोध कर रहे थे तो लाहौर का ही जो पुलिस कप्तान था, पुलिस कमिश्नर सैंडर्स, तो इसको विरोध दबाने का आदेश मिला ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि आप विरोध को दबाइए। तो इसने क्या किया कि लाठीचार्ज का आदेश दे दिया सैंडर्स ने, और इसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए, बहुत ज्यादा घायल थे, और इतना घायल हो गए कि इनकी कुछ दिनों बाद मृत्यु भी हो गई। इसी से क्रुद्ध होकर, गुस्सा होकर, क्रोधित होकर भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं मिला था। सैंडर्स की हत्या के शक के आधार पे ही भगत सिंह को फांसी हुई थी, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था कि भगत सिंह ने ही सैंडर्स की हत्या की। फिर क्या हुआ, अब पूरे भारत में विरोध चल रहा था साइमन कमीशन का, नारे लगाए जा रहे थे साइमन कमीशन वापस जाओ, कोई मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच मोतीलाल नेहरू, ये नरम दल के नेता थे, कांग्रेस के ही सदस्य थे, नरम दल के थे ये शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। तो ये क्या किया इन्होंने सोचा कि ऐसे विरोध करने से कोई फायदा नहीं, सीधे साइमन कमीशन के ऑफिस चलते हैं, वहीं पे बातचीत होगी। तो ये सीधे साइमन कमीशन के ऑफिस गए और वहां पे जाके ये काले झंडे दिखा रहे थे और साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। काफी लोग थे वहां पे। तो उसी ऑफिस में बर्केनहेड मौजूद था। आप समझते हैं ये बर्केनहेड कौन था? जो बर्केनहेड था ये राज्य सचिव था। दरअसल ऐसा हुआ था कि 1857 की क्रांति के पहले भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता था, और उस समय भारत में गवर्नर जनरल होता था जो पूरे भारत के ऊपर कंट्रोल करता था। बट 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पद को खत्म कर दिया गया और उसके गवर्नर जनरल के स्थान पे वायसराय का पद लाया गया, और जो वायसराय होता था उसके कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए और उसके कार्यों की निगरानी करने के लिए कि क्या कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है कुछ, है ना, कि जिससे विद्रोह बढ़ सके या कुछ ऐसा, है ना, और उसकी जो रिपोर्ट तैयार करके वो ब्रिटेन की संसद को देने का काम करता था राज्य सचिव, और वो ब्रिटेन की संसद के द्वारा ही भेजा जाता था। वो जैसे अपने यहाँ मंत्री होते हैं ना, वित्त मंत्री है, कानून मंत्री है, परिवहन मंत्री है, इसी तरह उस समय ब्रिटेन में एक भारत मंत्री होता था, भारत मंत्री बनाया जाता था और उसको भेजा जाता था कि जाओ भारत और वहां पे वायसराय के कार्यों के ऊपर निगरानी रखो, नियंत्रण रखो, उसकी रिपोर्ट हमको भेजते रहो कि क्या चल रहा है उस समय। तो वैसे ही एक राज्य सचिव था बर्केनहेड, और उस समय वायसराय था इरविन। तो मोतीलाल नेहरू पहुंचे साइमन कमीशन के ऑफिस। जब साइमन कमीशन के ऑफिस पहुंचे तो बर्केनहेड मौजूद था। इनको कहता है अंदर बुलाओ इनको। फिर इनको काफी देर समझाता रहा कि साइमन कमीशन एक कानून बनाने वाला पैनल है और भारतीयों के लिए कानून बनाएगा, और आप विश्वास करिए कानून अच्छा बनेगा, सही बनेगा। लेकिन फिर भी मोतीलाल नेहरू नहीं माने इस चीज को, क्योंकि गलत था। अब भारत के लिए कानून बनाना है, ब्रिटेन से कमेटी आई है पूरी 7 सदस्यों की, उसमें से कमेटी में एक भी सदस्य भारतीय है ही नहीं, और जो भी हैं वो सब ब्रिटेन के हैं और वो भी डायरेक्ट आ चुके हैं। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे जो रह रहे थे उन्हीं को शामिल करते, बाहर से, मतलब वहां से आए थे, और उनके बाद उनको भारत के जियोग्राफिकल कंडीशंस, इकोनॉमिकल काफी चीजें थी, भारत की कंडीशंस के बारे में अनुभव नहीं था उनको, और वो लोग कानून बनाते भारत के लिए, तो विरोध तो होना ही था, तभी हो भी रहा था। अब अगर 7 सदस्यों में ऐसा हो जाता कि 4 सदस्य ब्रिटेन के हैं, 3 सदस्य भारत के हैं, तो सहमति बन जाती, विरोध ना होता, सहमति बन के और काम चल जाता। ब्रिटिश इनका साइमन कमीशन का एक भी विरोध ना होता,
लेकिन यही चीज मोतीलाल नेहरू ने बरकरहेड से कही। अब बरकरहेड ने मोतीलाल नेहरू को एक चैलेंज किया कि जाओ अपना कानून बना लो जाके, संविधान बना लो जाके, हम उसको स्वीकृति देंगे, लेकिन एक शर्त है। अब वो शर्त क्या थी? कहा कि अपना कानून बना लो जाके जाओ, लेकिन एक शर्त ये है कि आपके देश में, भारत में उस समय दो पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। इन दोनों की सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस से केवल सहमति करा लो और संविधान ले आओ और हम पारित कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। मतलब कांग्रेस से सहमति लो, उसके बाद मुस्लिम लीग से भी सहमति लो। जब दोनों की सहमति होगी, दोनों की स्वीकृति होगी, तब हम उसको पारित करेंगे, तब हम आपका संविधान बना देंगे। और बरकरहेड जो था, ये पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना से मिल चुका था, जो मुस्लिम लीग का हेड था। ये इनको आपस में मिला चुका था। मोहम्मद अली जिन्ना को बरकरहेड ने अपने में मिला दिया था, मतलब अपने तरफ कर लिया था। और मोहम्मद अली जिन्ना से कह दिया था कि आप मोतीलाल नेहरू की जो नेहरू रिपोर्ट है, इसको आप पास नहीं करेंगे, और आप जो बोलेंगे वो हम आपकी बात मानेंगे, जो भी बताएंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बरकरहेड की बात मान ली। अब उस समय ऐसा था, भारत में दो पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग में ज्यादातर मुस्लिम थे। तो अंग्रेजों ने भारत में एक बहुत ही ज्यादा, दोनों संप्रदायों के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत ज्यादा फूट डालने का काम किया। और उसी के कारण मुस्लिम लीग पार्टी बनवाई, और वो पार्टी और कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी और कांग्रेस पार्टी को आपस में हमेशा लड़ा के रखा, कभी एक ना होने दिया। क्योंकि जानते थे अगर ये दोनों एक हो गए तो फिर हमें बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा, और वो ये चाहते नहीं थे, तभी लड़ा के रखते थे, हिंदू मुस्लिम लड़ा के रखते थे, जिससे अपना शासन करते रहते थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना को अपने तरफ कर लिया कि इनकी बात मत मानना, नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू की। अब मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट अपने 1928 में अपना संविधान बनाया कि भैया ये तो खुश होकर निकले थे कि आप तो संविधान बनाएंगे अपने देश के लिए। और इन्होंने अपने संविधान में फोकस किया था, जो अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, नेहरू रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो रिपोर्ट तैयार की थी। उसमें मेन उद्देश्य था इनका, मेन मतलब इनका जो एक पर्पस था, उसमें था डोमिनियन स्टेट्स। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब था प्रांतीय स्वाधीनता। मतलब मोतीलाल नेहरू की मुख्य मांग ये थी कि हमको प्रांतों में शासन दीजिए, प्रांतों में शासन हम भारतीयों का होगा, और केंद्र में आप शासन कर लीजिए। ये मांग थी किसकी? नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू की। कि जैसे आज राज्य होते हैं ना, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, इस तरह उस समय भी थे। बंगाल था, पंजाब प्रांत था, है, और मराठा प्रांत था, काफी प्रांत थे। इसका मतलब था कि आप प्रांतों में हम भारतीयों को शासन दीजिए और आप अपना केंद्र में करिए। तो इस रिपोर्ट में मेन बात ये थी कि प्रांतीय स्वाधीनता, मतलब राज्य में हमारा शासन होगा और केंद्र में आप अपना करिए, ये बात की गई थी। अब जब नेहरू रिपोर्ट मुस्लिम लीग के सामने पेश की गई तो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, जैसे कि जिन्ना की पहले इनसे बातचीत हो गई थी अपने हिसाब से कि तुम मना कर देना, और बाकी जब तुम अपनी कुछ चीज लाओगे या तुम्हारी जो बात होगी हम मानेंगे। ये बरकरहेड ने आश्वासन दिया था मोहम्मद अली जिन्ना को। अब ये तो इधर अस्वीकार कर दिया इन्होंने कि जाओ हम नहीं मानेंगे। अब बरकरहेड ने इनको चैलेंज किया था कि संविधान तो बनाना है, लेकिन दोनों से स्वीकृति होनी चाहिए। ये नहीं कि कांग्रेस से कर लो, मुस्लिम लीग से ना करो तो फिर हम नहीं मानेंगे। अब एक से स्वीकृति कांग्रेस, क्योंकि इन्होंने बनाई थी, और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। अब नेहरू रिपोर्ट को काट दिया, किसने? बरकरहेड ने अस्वीकार कर दिया, और खूब मजाक उड़ाया कि अब तुम लोग जब खुद में ही एक नहीं हो तो हमें बनाने दो तुम्हारे लिए कानून, हम तुम्हारे लिए बना रहे हैं कानून, तो इसमें दिक्कत क्या है? जब तुम्हें अभी दिया था एक मौका कि जाओ संविधान बना लो जाके, अब तुम लोग आपस में ही लड़ रहे हो, आपस में ही तुम लोगों की सहमति नहीं है, तो फिर हमें बनाने दो कानून, हमारा साइमन कमीशन बनाएगा कानून तुम्हारे लिए। अब मोतीलाल नेहरू वहां से निकल चुके,
तो वहां पे जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे, ये भी राजनीति में सक्रिय हो चुके थे तब तक। अब ये भी इन्होंने अपने पिताजी का अपमान होते हुए देखा और एक तो अपमान देखा, दूसरी बात ये भारत की बात, मतलब कांग्रेस जो एक सबसे बड़ा उस समय संगठन बन चुका था जिसमें सब बड़े बड़े नेता सब इसमें जुड़ते थे, उसका एक अपमान भी था। और फिर अंग्रेजों की एक धोखेबाज वाली रणनीति भी थी, धोखा दिया था इन्होंने, तो उससे बहुत ज्यादा नाराज थे जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने क्या किया, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में होना था, रावी नदी के किनारे लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होना था, तो उसकी अध्यक्षता की और उसी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी मतलब कि हम अब हमें प्रांतों में स्वाधीनता नहीं चाहिए कि सिर्फ हमको प्रांत दे दो, प्रांत में हमारा शासन होगा हम भारतीयों का, नहीं, पूरे देश में पूर्ण स्वराज, पूरा स्वराज हमारा है, पूरे देश में हमारा शासन होगा, केंद्र में भी होगा राज्यों में भी होगा। पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और रावी नदी के किनारे रात में तिरंगा फहरा दिया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और 26 जनवरी डेट रखी, 26 जनवरी डेट रखी कि 26 जनवरी को हम प्रतिवर्ष अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाएंगे। उस समय से 26 जनवरी को एक बहुत ही ऐतिहासिक एवं बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। 26 जनवरी को डेट रखा गया कि 26 जनवरी के दिन अब हम लोग प्रतिवर्ष इसको स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और यही कारण था कि उस समय, मतलब ये समझो कि 1947, 15 अगस्त 1947 के पहले, जब तक देश आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले हमारा जो मेन राष्ट्रीय पर्व था वो तक कौन था 26 जनवरी को। इसी दिन हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पहले मांग चल रही थी डोमिनियन स्टेट की, प्रांतीय शासन, लेकिन 26 जनवरी 1930 के बाद से ये मांग बदल के हो गई थी कि हमें अब स्वाधीनता दिवस चाहिए, मतलब पूरे भारत पे चाहिए शासन, पूर्ण स्वराज चाहिए। और इस दिन को 26 जनवरी को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। फिर 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हो गया। अब ये कैसे स्वतंत्रता मिली, आगे की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे देश आजाद हुआ, आगे कौन कौन से आंदोलन हुए। 1947 को देश आजाद हुआ, उसके पहले तक लगभग 17 सालों तक हम अपना स्वाधीनता दिवस, मतलब मेन जो भारत का राष्ट्रीय पर्व था वो था 26 जनवरी। 26 जनवरी के दिन ही हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते थे, क्योंकि इसी दिन को मतलब पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। फिर जब देश आजाद हुआ, उसके बाद में देश के लिए कानून बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए एक समिति बनाई गई जिसको संविधान सभा कहते थे। अब वो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949, लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, इतने दिनों में भारत का संविधान बनके तैयार हुआ। अब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। अब चाहते तो इसी दिन बन के तैयार हो गया, लागू कर दो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि हम लोगों का उस समय जो मेन राष्ट्रीय पर्व होता था वो होता था 26 जनवरी को, क्योंकि हम लोग इस दिन स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे 17 सालों से पिछले। और इधर 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ था, तो इधर आजादी मिली थी हमको, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व था, क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, हमें गुलामी के बंधनों से छुटकारा मिला था। और इधर 26 जनवरी को हम मनाते आ रहे थे अपना स्वाधीनता दिवस। तभी ऐसी सहमति बनाई गई संविधान सभा में कि ऐसा करते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अभी रुक जाओ, अभी ना पारित, अभी ना मतलब लागू करो, अभी रुको,
क्योंकि जस्ट 2 महीने बाद 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 26 जनवरी, 2 महीने बाद 26 जनवरी आने वाली है। और 26 जनवरी को हम अपना स्वाधीनता दिवस मना ही रहे हैं पिछले 17 सालों से, जब से पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी जवाहरलाल नेहरू ने। वो तो एक राष्ट्रीय पर्व चला ही आ रहा था। तो यही हुआ कि थोड़ा रुक जाओ और 2 महीने बाद संविधान को लागू कर देंगे पूरी तरह से। हालांकि 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। ये हम आपको पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे कि कब कब लागू हुए, कैसे कैसे लागू हुए, कौन कौन से अनुच्छेद थे वो 16। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था, जस्ट 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। अब हमारे यहाँ अंग्रेजों का संविधान नहीं था, अब हमारा खुद का संविधान था, जिसको बनाने में बहुत सारे लोगों की भूमिका थी। उसमें से सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका निभाई थी भीमराव अम्बेडकर ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। अब इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को ही अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं।